Welcome back everyone. So today we are going to do method of consistent deformation. इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप इस मेथड में क्या करने वाले हो। तो मैं हेडिंग डालती हूँ प्रोसीजर, जिसमें कि आपका सबसे पहला स्टेप है। स्टेप 1 आपका है कि आपको क्या करना है। आप धीरे धीरे स्टेप देखते रहो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या होता है इस प्रोसीजर में। आपको DS मतलब स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी आपको कैलकुलेट करनी है, एंड देन वी नीड टू सेलेक्ट द रिडंडेंट फोर्सेस। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर की आपको एनालिसिस करना है, उसका आपको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड के थ्रू करना है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एंड देन रिडंडेंट फोर्सेस आपको अज्यूम कर लेने हैं उसमें से जो भी है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बीम है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे हिंज लगा हुआ था, इस पे रोलर था, इस पे अगेन देयर इज वन मोर रोलर एंड अनदर रोलर। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे यूडीएल लगाया हुआ है इस पूरी बीम पे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। अब मैं अगर इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? देखो, एक तो लोड यहाँ होगा, एक रिएक्शन। अब मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं कंसिडर करूंगी, क्योंकि आई कैन सी हेयर ओनली वर्टिकल लोड्स आर एक्टिंग। तो वर्टिकल लोड की वजह से मैं हॉरिजॉन्टल नहीं ले रही, रोलर पे एक ही आएगा। तो टोटल हमारे पास 4 एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गई। अगर आप DS निकालोगे तो आप क्या बोलोगे? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 4 माइनस 2 करोगे, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी आपके पास। अगर आपको याद हो तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम कंसिडर नहीं कर सकते इस केस में। तो आपने क्या देखा, आपके पास टोटल 2 है आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक। तो मतलब 2 रिडंडेंट फोर्सेस होंगे आपके पास। अब आपको क्या करना है इस केस में कि आप रिडंडेंट फोर्सेस सिलेक्ट करने हैं। मतलब 2 रिडंडेंट फोर्सेस आप सिलेक्ट कर लो, ये चारों में से कोई भी 2 को आप रिडंडेंट मान लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल मैंने माना कि मैं आर, जैसे अगर मैं नाम दे दूं ये A B C एंड D, तो मैंने कंसिडर किया कि मैं रिएक्शन एट बी एंड रिएक्शन एट सी को रिडंडेंट मान रही हूँ। 2 तो हम इजीली निकाल लेंगे, या तो MZ से या आर सिग्मा FY से निकाल लेंगे, बट 2 वी आर नॉट एबल टू डू। तो मैंने ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। कोई भी 2 को सिलेक्ट कर सकते हो आप, A को कर लो, D को कर लो, ठीक है। आप CD को कर लो, आप BD को कर लो, मैं BC को करके लेके चल रही हूँ। तो what we did, we selected reaction at B and reaction at C as redundant forces, या फिर redundant reactions बोल सकते हो आप। तो ये हो गया आपका सबसे फर्स्ट स्टेप, जो कि आई होप क्लियर होगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड स्टेप पे चलती हूँ। तो अगर मैं लिखूं स्टेप नंबर 2, आपका स्टेप 2 क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिडंडेंट रिएक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा उन लोकेशंस पे। क्या बोला मैंने, चलो लिख लेते हैं फिर समझते हैं। हमको क्या करना होगा, रिमूव रिडंडेंट रिएक्शंस एंड देन क्या करो, कैलकुलेट करो
डिफॉर्मेशन। इन दिस केस ये डिफ्लेक्शन हो गया है ना, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डिफ्लेक्शन एट द लोकेशन ऑफ रिडंडेंट reactions due to external loading। मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे कि मैंने क्या किया, रिडंडेंट रिएक्शंस रिमूव कर दिए, बट एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है और उसकी वजह से मैंने डिफॉर्मेशन कैलकुलेट की। मतलब कि मैंने, मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला है कि एक्सटर्नल लोडिंग लगे रहने दो, ठीक है, और और मेरे को क्या बोला गया कि रिडंडेंट रिएक्शंस को रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूं, मैंने ये जॉइंट्स ही हटा दिए, ठीक है, जो इंटरनल जो रोलर लगे हुए थे उनको रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव किया, उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करो उन दोनों पॉइंट्स पे। किन दोनों पॉइंट्स पे? बी, मान लो ये बी है एंड दिस इज योर सी, तो आपको बी और सी पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे? डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि आपने ये लोडिंग तो लगी रहने दी, इस लोडिंग की वजह से कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगा। वो कुछ, मान लो इस तरह से अगर ये आपका लोडिंग की वजह से डिफॉर्म हो रहा है, तो बी के नीचे डिफ्लेक्शन आया, सी के नीचे डिफ्लेक्शन आया। हमने क्या करना है, हमको ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेना है। तो मैंने माना कि ये, इसकी वैल्यू डेल B1 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू डेल B2 हो गई। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2, जिसमें कि आपको एक्सटर्नल लोडिंग लगे रहने देनी है और रिएक्शंस रिमूव कर देना है। देन आपको उन दो पॉइंट्स पे जो भी रिडंडेंट है उन रिडंडेंट पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहेगा? अब देखो स्टेप 3 आपका बोलता है कि आपको क्या करना है, रिमूव करना है एक्सटर्नल लोडिंग को। अब तो मैं लिख दूं रिमूव द एक्सटर्नल लोडिंग एंड क्या करना है, अब रिडंडेंट फोर्सेस को अप्लाई कर दो, अप्लाई द रिडंडेंट रिएक्शंस एंड फिर क्या करना है, अब आपको फिर से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेना है एंड कैलकुलेट डिफॉर्मेशन। कौन सा डिफॉर्मेशन? इन दिस केस वी हैव डिफ्लेक्शन एट द सेम पॉइंट, ठीक है, मतलब बी और सी पे हमारे केस में। तो क्या बोल रहे हैं ये पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर ही होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि चलो अब आप क्या करो, आप एक्सटर्नल लोडिंग हटा दो। हाँ हटा दी, मैंने नहीं लगाई। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपके रिडंडेंट रिएक्शंस हैं वो लगे रहने दो। तो मैंने क्या करा, मैंने आरबी को यहाँ लगे रहने दिया और मैंने आरसी को यहाँ लगे रहने दिया। सो वी हैव दीज पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अब ये क्या कह रहे हैं, ड्यू टू आरबी और आरसी भी कोई डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन को आप कैलकुलेट कर लो। दैट मीन्स अगर आपकी बीम कुछ इस तरह से है, अब ये किस तरह से हो जाएगी, अभी आपके पास इस तरह से कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा रिएक्शंस की वजह से। यह तो आपका हिंज है, ये आपका रोलर है, तो रिएक्शन की वजह से क्या डिफ्लेक्शन आएगा, ये आएगा और आरसी पे कुछ इस तरह से आएगा। मैंने इनको नाम दे दिया
डेल B2 दे दिया और ये डेल B1 दे दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है? अब आप फाइनली ये बताओ कि क्या बी और सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पॉसिबल है इन लाइक रियलिटी? रियल में आपके क्या है, दोनों पिन सपोर्ट थे, रोलर सपोर्ट थे। अब अगर रोलर सपोर्ट है तो वो आपको डिफ्लेक्शन अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं। वो आपको डिफ्लेक्शन तो अलाउ करेगा नहीं उस पॉइंट पे, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो भी वर्टिकल में तो रिएक्शन लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या ये जो मैंने अभी स्टेप 2 में डेल B1 एंड डेल C1 निकलवाए थे, और ये स्टेप 2 में, स्टेप 3 में जो मैं ये बोल रही हूँ कि डेल B2 एंड डेल C2 निकाल रही हूँ, क्या ये कभी रियलिटी में पॉसिबल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक मतलब डिफ्लेक्शंस की हेल्प लेके मैंने एक तरीके का लाइक गेम खेल लिया इस स्ट्रक्चर के साथ। डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, आपने 2 तरीके से पहले डिफ्लेक्शन लगाए। अब आप 4th स्टेप में क्या करोगे? इसकी एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकालोगे। उसमें क्या करोगे? क्योंकि डिफ्लेक्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो आप ये डेल B1 माइनस डेल B2 अगर करो तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये एक ही पॉइंट पे यही रहना चाहिए। तो मैं अगर स्टेप 4 लिखूं, स्टेप 4, स्टेप 4 में अब आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना लोगे। कैसे बनेगी? क्या बनेगी आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? एक तो डेल B1 कितना कैसे था, डाउनवर्ड्स था, ठीक है? माइनस करोगे डेल B2, वो कहाँ था, अपवर्ड्स था। क्या ये कभी पॉसिबल है दोनों की वैल्यूज कोई भी? नहीं। दोनों को माइनस करोगे तो वो 0 आना चाहिए, बिकॉज दैट देयर इज अ जॉइंट, जो कि है रोलर जॉइंट, वो उसको मूव नहीं करने देगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डेल B1 माइनस डेल B2 आपका 0 हो गया। इसी तरह से आपका क्या है, डेल C1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डेल C2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी 0 होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपके पास फाइनली दो और इक्वेशंस आ गई, डेल B1 माइनस डेल B2 इक्वल टू 0 एंड डेल C1 माइनस डेल C2 इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो ये आपको समझ में आया, हमारे पास 2 इक्वेशंस की कमी थी और हमने क्या किया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना ली विद हेल्प ऑफ योर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। तो इस मेथड से आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो ये हो गई आपके पास 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशंस आपके पास ऑलरेडी है। कौन सी है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 है, सिग्मा सॉरी एफ एक्स नहीं, एम वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0। 4 इक्वेशंस हैं और आपके इस एग्जांपल में 4 अननोन से आप इजीली इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो दिस इज योर मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जिसकी हेल्प लेके आप अपने अगर कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसके एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आरबी एंड आरसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपने निकाला आरबी एंड आरसी। अब एक बार आपके आरबी और आरसी निकल गए तो आप क्या करो, सिग्मा एफ वाई लगाओ और सिग्मा एम जेड लगाओ और आप निकाल लो आर ए एंड आर डी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये प्रोसीजर काम करता है। तो अगर मैं अब एक एग्जांपल लेके करूँ इस क्वेश्चन, इस मेथड से कोई क्वेश्चन, तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं एक क्वेश्चन। मैंने क्या किया कि मेरे पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर है, इस केस में यहाँ पे आपको यूडीएल लगा हुआ है इस प्रोप्ड कैंटिलीवर पे,
और यहाँ रोलर है, ये आपका प्रॉप्ट कैंटिलीवर होता है। अब इस यूडीएल की वैल्यू दी है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब आपको देखने से पता चल रहा है क्या कि ये स्ट्रक्चर है इनडिटर्मिनेट। कैसे? देखो आपके पास अभी यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है, तो एक तो मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आर ए, और एक आपके पास मूवमेंट आ जाएगा एम ए, है ना। और यहाँ पे आर बी आएगा। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं होगी क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। तो अगर आप इसकी इंडिटर्मिनेसी निकालो तो क्या होगी? एक्सटर्नल रिएक्शंस -2। कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस है आपके पास? 3 -2। तो आपको 1 डिग्री से ये इनडिटर्मिनेट मिल रहा है। अब 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है तो आप क्या करो, किसी एक रिएक्शन को आप रिडंडेंट मान लो, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग आरबी, ठीक है। आरबी है रिडंडेंट, मैंने आरबी को रिडंडेंट रिएक्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हुआ हमारे पास। अब अब मैं क्या करूंगी, चलो इतना हुआ, मैं इसको रिमूव करती हूँ। अब मैंने क्या किया, स्टेप 2 क्या था कि लोडिंग लगे रहने दो और आप रिएक्शन रिमूव कर दो और फिर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो। तो क्या बोला मैंने कि लोडिंग लगाने, इसको लगे ही रहने दो और आप क्या करो, इस लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्ट होगा ना, ये डब्ल्यू है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। इस लोडिंग की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आया। अब आपने क्या किया, इस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया। मैंने माना इसको कि ये है डेल बी वन, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा आपका कि आप क्या करो, थर्ड स्टेप में आप लोडिंग हटा दो और अब कि आप क्या करो, ये रिएक्शन जो है उसको लगे रहने दो। तो मैंने क्या किया, आर भी लगे रहने दिया, लोडिंग हटा दिया। तो इस केस में ये अपवर्ड्स जाएगा, तो यहाँ पे आपका कुछ डिफॉर्मेशन आया। मैंने माना ये डेल बी टू है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो डिफ्लेक्शन है जीरो आने चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉप्ट कैंटिलीवर है। तो आपका फाइनली क्या होना चाहिए, डेल बी वन प्लस डेल बी टू, वाई इट शुड बी प्लस, इट शुड नॉट बी प्लस। ये माइनस होगा ना, दोनों का माइनस करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना। माइनस करोगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन एट बी वन कैसे निकालोगे, यूडियल होता है कैंटिलीवर पे, तो आप क्या करते हो, आपके पास फॉर्मूला आता है डब्ल्यू एल टू दी पावर 4/8 EI। और अगर आपके पास किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन देखना हो कैंटिलीवर पे तो क्या होगा, RB/L³ टू दी पावर 3 EI, ये होगा इक्वल टू जीरो। और ठीक है, किया मैंने इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हुआ फाइनली, ये हो गया इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल हो गया, EI से EI कैंसिल, L⁴, ये L³ से L³ कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, WL/8 इज इक्वल टू RB/3 बचा। तो आप क्या कर सकते हो, आपका RB आया 3/8 W/L। तो आपने क्या किया, आपने RB की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद आपका ये जो बीम है वो डिटर्मिनेट बन चुका है। डिटर्मिनेट बन चुका है इसका मतलब, चलो ये आपका प्रोसीजर तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन यहीं खत्म होता है। मैं आपको एक एक लोड की वैल्यू निकाल के बताती हूँ कि आर ए की कितनी वैल्यू आएगी, एम ए की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं निकाल के दिखाऊं, तो ये आपको कुछ इस तरह से था, ऊपर बना ही हुआ है, इसको भी रिमूव कर देती हूँ।
तो ये RA, MA और RB है आपके पास। अब मैं क्या करूँ, मैं सिग्मा FY ले लेती हूँ इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा RA प्लस RB किसके बराबर हो जाएगा, W इंटू L के बराबर हो जाएगा। सो यू हैव RA इज इक्वल टू W इंटू L माइनस RB की वैल्यू क्या है 3/8 W इंटू L। तो आपका RA कितना आया 5/8 W इंटू L। ठीक है, तो आपने एक और वैल्यू निकाल के रख ली यहाँ पे RA की। अब आप क्या करो, सिग्मा M इक्वल टू 0 लगा दो। मैंने क्या किया, सिग्मा M एट A, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया। तो मैंने A पे मोमेंट 0 किया, तो मैं क्या देखती हूँ, RB, ठीक है, इंटू L, ये लेंथ को L माना है, RB इंटू L माइनस ये W L इंटू कितना L/2, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे आएगा सेंटर पे, प्लस MA। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है। ठीक है, क्योंकि RB इंटू L ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, ये W किलो न्यूटन पर मीटर ये क्लॉकवाइज दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। MA मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया, इसलिए मैंने MA की वैल्यू यहाँ लिख दी सिंपल पॉजिटिव साइन में। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा MA कितना आएगा, RB की कितनी वैल्यू है, ये माइनस में गया तो माइनस 3/8 W L स्क्वायर और प्लस में W L स्क्वायर बाय 2। तो आपका MA कितना आया, W L स्क्वायर बाय 8। तो ये हुई आपकी पूरी बीम सॉल्व। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। अभी सेम ही क्वेश्चन में इसको और फर्दर डिस्कस करूं तो आप इसमें हमको अभी क्या क्या निकालना होगा। एक्सटर्नली आपने MA RA RB निकाल लिया, इंटरनली अभी आप क्या देखोगे, अभी यहाँ पे आप शेयर फोर्स देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट दे सकते हो किसी भी पॉइंट पे। तो चलो इस क्वेश्चन को ना एकदम अच्छे से पूरा एंड तक शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना के देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, मैंने रिएक्शन सारी निकाल ली। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी पॉइंट पे मेरे को शेयर फोर्स क्या मिलेगा। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आपने उसकी हेल्प से निकाल लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एनालाइज करना चाह रही हूँ। अभी मेरे मन में आया कि मैं इतने पे ही क्यों छोड़ू, मैं पूरा एनालाइज करके आपको बता दूं ताकि फाइनल इसका एंड रिजल्ट आपको पता हो कि क्या आने वाला है। ठीक है, और आप कैसे निकालोगे इन इन फ्यूचर, अगर आपको कुछ भी निकालना हो किसी भी एग्जाम के लिए तो आप कैसे फॉलो अप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप तो हमने ये क्लियर कर लिया, हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस निकाल ली और उसके लिए हमने हेल्प ली कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड की। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे शेयर फोर्स एनालिसिस करना है, मुझे शेयर फोर्स एनालिसिस करना है। ठीक है, करते हैं। तो मैंने क्या किया उसके लिए, यही मेरा बीम था। अब मैंने इस पे किसी भी पॉइंट पे एक सेक्शन कट कर दिया, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट कर दिया। तो मेरे को फाइनल जो मिला वो कुछ, अब बचा हुआ कुछ इस तरह से मिला, इस पे यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है x और यहाँ पे आपका रिएक्शन है RB और ये आपका W है। तो जो फाइनली आपने सेक्शन कट किया वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो आपको शेयर फोर्स मिलेगा और दूसरा आपको मोमेंट मिलेगा, इस सेक्शन पे मोमेंट भी मिलेगा। तो मैंने उसको mx लिख दिया, शेयर फोर्स एट x। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जितना भी आपका सेक्शन बचा आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो सिग्मा Fy लगाओ इक्वल टू 0। तो आप क्या देखते हो,
मैंने डाउनवर्ड्स को नेगेटिव माना, तो एसएफ शेयर फोर्स जो है वो नेगेटिव हुआ, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स करोगे और पॉजिटिव का आपका आर बी इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो तो आपका एसएफ आता है आर बी माइनस डब्ल्यू एक्स। और मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज रख दी। आर बी था हमारा 3/8 डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एक्स। तो ये आपके पास शेयर फोर्स एट एक्स इन दिस बीम, कहीं पे भी शेयर फोर्स निकालने की एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को बोला इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूं, मैंने मैंने माना कि अब मैं क्या करूं, सिग्मा mz भी करके देख लूं, इक्वल टू 0 करके देख लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मोमेंट निकालना है किसी भी पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसी पॉइंट पे मोमेंट देखा कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आर बी इंटू माइनस एक्स करोगे, मतलब माइनस आर बी इंटू एक्स हुआ, प्लस मैंने एंटी क्लॉकवाइज को इस बार नेगेटिव मान लिया। कुछ भी लेके चलो, जैसे आपकी मर्जी, आपका फाइनल आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपका यूडीएल की वजह से कितना लगेगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स लगा और एक्स बाय 2 पे लगेगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस मोमेंट एट एक्स, मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0। तो अब जब आप मोमेंट एट एक्स निकालो तो वो कैसे होगा आपका, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आर बी इंटू एक्स हुआ। अब जब फाइनल आप एम एक्स की वैल्यू रखो तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का 3/8 डब्ल्यू एल इंटू एक्स। तो ये जो आपकी मोमेंट की इक्वेशन बनी, फाइनली ये बनी। ठीक है, आप बोल दे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकलता है, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 हो। तो अगर मैं देखो, मैंने ये इक्वेशंस लगा ली, अब एक एक पॉइंट पे मैं वैल्यूज रखती जाऊंगी और मैं इजीली आपका शेयर फोर्स डायग्राम बना सकती हूँ। शेयर फोर्स की वैल्यूज रख के, एक्स की वैल्यूज रख के, एक्स इज इक्वल टू 1 टू 0 टू एल, जितनी भी वैल्यूज है रखो और शेयर फोर्स की वैल्यू निकालो। एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल वैल्यूज रखो और इस इक्वेशन से मोमेंट की वैल्यूज निकाल लो और बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर दो इन इक्वेशन की हेल्प से। बट अगर मैं देखना चाहूँ कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखना चाहूँ तो वो कहाँ मिलता है, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 होता है। ठीक, ये चीज आपको पता होगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला शेयर फोर्स 0 होता है तो मैंने इस इक्वेशन को 0 रख दिया। 0 इज इक्वल टू 3/8 डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एक्स। तो आप क्या देखते हो, ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक्स आएगा फाइनली 3/8 बाय इंटू एल। तो आप क्या देखोगे, एक्स इज इक्वल टू 3/8 इंटू एल पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, और 0 शेयर फोर्स मिलेगा। तो ये चीजें हुई। अब आप क्या करो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिल गया, इस पॉइंट पे मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 3l/8 पे मिलेगा। आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ इक्वेशन निकाली है, ये एक्स की वैल्यू पे हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल कितना रहा है। ठीक, तो अगर मैं देखूं कि मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो डब्ल्यू एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, 3/8 एल रखना है, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/8 डब्ल्यू एल, एक्स की जगह रखना है 3/8 एल। तो जो फाइनल मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है, 9 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 128 और नेगेटिव का आ रहा है। ठीक है,
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग में मिलेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो नेगेटिव मतलब हॉगिंग होता है, पॉजिटिव मतलब सैगिंग होता है। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो नेगेटिव का मतलब आपका क्या हुआ कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिला जो आपने कंसीडर किया है। ठीक है, मैंने ये कंसीडर किया है तो आपका बेंडिंग मोमेंट इस तरह से निकलेगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका आ गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, तो आपने मतलब कंसीडर किया था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ गया, मतलब हुआ वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या किया, आपने सिंपली शेयर फोर्स की इक्वेशन निकाल ली, आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाल ली, आपने एक ऐसा पॉइंट पता किया जहाँ पे आपकी शेयर फोर्स जीरो है, और शेयर फोर्स जीरो होने की वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट वहां पे मैक्सिमम मिलता है। हमने ये पॉइंट पता किया। ठीक है, अब हमको पॉइंट पता चल गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो आपके पास इक्वेशन है, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फाइनली आपने वैल्यू निकाली। अब आपके पास एक और पॉइंट होता है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। ठीक है, साइन चेंज करेगा मतलब क्लॉकवाइज है, कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाए। दैट मीन्स पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मान लो अगर कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पे आपका मूवमेंट जो है जीरो आ रहा होगा। तो आपको मूवमेंट जीरो वाली भी एक पॉइंट पता करनी है। ठीक है, तो अगर मैं मूवमेंट जीरो वाला पॉइंट पता करके देखूं तो वो कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सिंपली एम एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया इधर। तो अगर मैं ये करके देखूं तो मैंने क्या किया, जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री बाय एट डब्ल्यू एल एक्स। ठीक है, तो जब इसको आगे सॉल्व किया तो मैं बोल सकती हूँ कि ये होगा इक्वल। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस एक्स से एक एक्स कट गया, तो आपके पास फाइनली एक्स की वैल्यू और डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, तो एक्स की वैल्यू आई और टू से ये एट कट गया फोर टाइम्स, तो थ्री बाय फोर एल। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो आ रहा है। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, मैं प्लॉट करती हूँ बीएमडी एंड एसएफडी। ये आपके पास बीम थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना लेती हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम मैंने कैसे बनाया, कुछ इस तरह से। कैसे, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ आर ए की वैल्यू कितनी आई थी, आर ए की वैल्यू हमारी आई थी 5/8 डब्ल्यू इंटू एल आया था, और आर बी की वैल्यू कितनी आई थी, 3/8 डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, और आर ए पॉजिटिव आया था, आर बी हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। और अब आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। ये वैल्यू आपकी आई 5/8 WL, और आरबी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3/8 WL। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। किस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स जीरो हुआ था, हमने एक्स यहाँ से लिया था, तो वो पॉइंट क्या था आपका, एक्स इज इक्वल टू 3/8 था, 3/8 L। इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स जो है वो जीरो हुआ था। ठीक है, अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रही हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से था। अब ये सेकंड डिग्री की क्वेश्चन बन रही है, तो आपका एक पैराबोला आएगा। ठीक है, किस तरह से, और आपने ये क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू 3/4 L पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। 3/4 कहीं
इधर आ रहा है, ठीक है, इधर की साइड कहीं आएगा। उससे पहले आपका बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक शेप में चल रहा था, कुछ इस तरह से, और यहाँ से फिर ये सीधा गया और मैंने क्या देखा था यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट कितना था, एम में होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 की 8 आ रहा था। यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 ही होगा क्योंकि पिन लगा हुआ है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ कहीं मिला है मुझे, जिसकी वैल्यू मैंने क्या बोली थी, -9 W एल स्क्वायर बाय 128। और कहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 आया है, 3/4 L पे। तो इस तरह से आप shear फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो, तो फ्यूचर में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आसानी मिले। थैंक यू एवरीवन।